हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे भाई 2021 का टर्म वन का एमसीक्यू वाला पेपर। ठीक है, तो इसमें 48 एमसीक्यूज़ हैं इन टोटल जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। एंड भाई देखो, आज जो हम क्वेश्चन पेपर यूज़ कर रहे हैं ना, इसका बैकग्राउंड देखो ग्रे है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, बट इससे ज़्यादा क्लीन ना मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा था इस ईयर का। ठीक है, वैसे मिल नहीं रहा नेट पे, और जो मिला है वो इस टाइप का मिला है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई बेटर पेपर अवेलेबल होता है जिसकी क्वालिटी बेटर है, वो मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। अदरवाइज़ यही वाली फाइल मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एमसीक्यूज़ का मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें जो एमसीक्यूज़ आपको गिवन है ना, तो काफ़ी डिसेंट लेवल के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो सारे एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ, और आप लोग भी ठीक है पेपर पेन निकाल लो, क्योंकि कुछ कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, कैलकुलेशन वाले हैं। एक बात मैं बता देता हूँ कि इस पेपर में देखो क्या क्या टाइप्स गिवन है। इस पेपर में देखो आपको एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपको केस स्टडीज़ के क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी गिवन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी गिवन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेपर है। ठीक है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन गिवन है, कंसेप्चुअल गिवन है, शॉर्टकट वे से कैसे सॉल्व करना, लाइक सारी चीज़ें इसमें गिवन है। उन्होंने हर वे से स्टूडेंट को टेस्ट करने की कोशिश करी है। तो इस पेपर के 48 क्वेश्चंस हैं, सारे आप एक बार ये अटैम्प्ट करो, आपको रियलाइज़ होगा कि एमसीक्यू में भी कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू को लाइटली मत लो, प्रैक्टिस ज़रूर करो। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पेपर। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वॉन्ट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस फॉर विच एडिशनल कैपिटल एंड मोर मैनेजीरियल एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर दिस वे दे वॉन्ट टू एडमिट मोर मेंबर्स इन द फर्म। देखो, अब हमारे को क्या कह रहे हैं कि 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं और उनको और पार्टनर्स की ज़रूरत है, और मेंबर्स मतलब और पार्टनर्स की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स दैट कैन बी एडमिटेड बाय देम इन द फर्म। ठीक है, तो हमें पता है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो जल्दबाजी में ऑप्शन बी में टिक कर देना, थोड़ा सा सोचो। 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो एडिशनल एक्स्ट्रा कितने ला सकते हैं, टोटल 50 हैं, तो 4 ऑलरेडी हैं, तो एडिशनल कितने ला सकते हैं, 46। ठीक है, क्योंकि टोटल 50 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये इसका आंसर होगा डी। थर्ड है विजय एंड रतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% पर एनम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो इसके लिए हमें सिंपली जर्नल एंट्री याद होगी। जर्नल एंट्री क्या होती है, IOD डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हमारी होती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो कह रहे हैं इस जर्नल एंट्री में क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड। तो अब इसमें डेबिट कौन सा हो रहा है इस जर्नल में, IOD डेबिट हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फोर्थ करेंगे ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 वर 3 लाख एंड 1,50,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल जब भी गिवन होगी ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स याद रखना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन है तो ओपनिंग कैपिटल पर निकला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर बी विड्रू 10,000 विच वॉज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब ड्राइंग्स करी जा चुकी हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 32,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट पूरे साल का है 32,000, तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिल चुका है। कहने का मतलब ये है, ये जो हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है ना, इसमें ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं और प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 32,000, तो बी जो है एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया 32,000 की। व्हाट वाज बीज कैपिटल ऑन 1/4/2020, मतलब कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, ओपनिंग कैपिटल हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल का डेटा गिवन है बी का, साथ साथ ड्राइंग्स का डेटा गिवन है 10,000, प्रॉफिट का डेटा गिवन है और एडिशनल कैपिटल का डेटा गिवन है। तो आपने क्या करना है, सीधा देखो आपने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में ना ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल को आप क्या करोगे, इसको भी आप माइनस करोगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल को भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने चैप्टर 1 फंडामेंटल्स में ये पढ़ा भी होगा। ठीक है,
तो क्लोजिंग कैपिटल में लिखेंगे 1,50,000, ठीक है। ड्राइंग्स हमें गिवन है 10,000, 10,000 ऐड करेंगे। प्रॉफिट 32,000 फर्म का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 इक्वल मानेंगे, तो प्रॉफिट 16,000 यहाँ पर लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल माइनस का 32,000 लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारा जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ जाएगा 1,12,000, यानी कि ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 है, PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशो गिवन है। दे एडमिटेड एल एज अ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/5, ठीक है। एडमिशन का क्वेश्चन है। एल वॉज गिवन है गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी 1 लाख। अच्छा, अभी एडमिशन का क्वेश्चन नहीं है, गारंटी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। पहले लगा एडमिशन का क्वेश्चन है, आगे पढ़ के पता चल रहा है गारंटी का क्वेश्चन है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू एल विल बी बोर्न बाय क्यू, ठीक है। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा? क्यू बियर करेगा। और गारंटी दी किसको जा रही है? एल को गारंटी दी जा रही है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 4 लाख, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न बाय क्यू वॉज। देखो सिंपल है, आप पहले 4 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को बांट दोगे, ठीक है। 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आप बांटोगे, कितना होगा? 1/5, ठीक है। तो इसका न्यू पार्टनर का शेयर है ना 1/5, तो 4 लाख इंटू 1/5 किया तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 80,000 प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, एल को बिफोर गारंटी, ठीक है। एल को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 80,000 मिल रहा है बिफोर गारंटी। गारंटी कितने की है? 1 लाख की है। तो कितना डिफरेंस आया? 20,000 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो वो सारा का सारा कौन बियर करेगा? क्यू बियर करेगा। तो कितना बियर करेगा? 20,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन करेंगे। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देयर कैपिटल्स वर 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। Z was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. Z brought 2 lakh as his capital. The goodwill of the firm was, देखो फर्म की गुडविल पूछ रहे और गुडविल कहीं पर नहीं गिवन, डेटा क्या गिवन है? कैपिटल का। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल का आपको फॉर्मूला याद होगा। पहले तो हम Z के शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय इसके शेयर का रेसिप्रोकल, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख, माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल जो इन तीनों की ऑलरेडी है, यानी कि 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, यानी कि कितना हो गया? ये 7 लाख हो गया। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है कि 8 लाख माइनस 7 लाख, यानी कि 1 लाख। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 7th करेंगे। 7th कह रहे आर एंड एम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 5:3। तो ओल्ड रेशो गिवन है। एल वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो एल का हमारे को प्रॉफिट गिवन है 1/5, न्यू रेशो गिवन है 2:1। L brought 1,54,000 for his capital and did not bring his share of goodwill premium, ठीक है। तो वो गुडविल का प्रीमियम नहीं लाया, तो याद रखना जब भी न्यू पार्टनर प्रीमियम नहीं लाएगा तो उसका करंट अकाउंट को जर्नल में डेबिट करना है, ठीक है। तो L का करंट अकाउंट को जर्नल में डेबिट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री में बता रहा हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एल्स एडमिशन वॉज एस्टिमेटेड एज 4,50,000। तो फर्म की गुडविल अगर 4,50,000 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से तो हमें L की मिल जाएगी 90,000, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म को पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 90,000। मतलब कि एल का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट होगा 90,000 से, ठीक है। एक बात ये समझ में आ गई। इट वॉज डिसाइडेड टू नॉट रेज द गुडविल अकाउंट ऑन एल्स एडमिशन। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एल्स एडमिशन। देखो आपको ओल्ड रेशो गिवन है, ठीक है, आपको न्यू रेशो गिवन है, तो आपने क्या करना है? ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को यूज़ करते हुए ना गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है और उसके बाद जर्नल एंट्री आपकी पास हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। और साथ साथ न्यू पार्टनर तो हमेशा ही गेन करता है, तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है। गेनिंग शेयर किसी का आएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर है क्योंकि वो गुडविल नहीं लाया तो उसका करंट अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी, ठीक है। आपको शेयर दिख रहा है 5:3 है तो 5/8, एम का हमें दिख रहा है 3/8 माइनस 2:1 है ना, तो आर का हो जाएगा 2/5, एम का भी हो जाएगा सेम 2/5, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/40 पॉजिटिव, और ये सॉल्व करने पे आ रहा है -1/40। तो नेगेटिव मतलब होता है गेन, पॉजिटिव मतलब होता है सेक्रीफाइस, ठीक है। देखो तो एम ने क्या किया है? गेन किया। तो ये जो माइनस का 1/40 आ रहा है ना, इसका आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से, ठीक है। और 9/40 को भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? गुडविल ऑफ द फर्म से। तो हमें अमाउंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। फिर हमें अमाउंट्स मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पर जर्नल लिख रहा हूँ। जर्नल क्या होगा भाई? गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है तो एम का कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट, ठीक है। न्यू पार्टनर जो एल आ रहा है उसका तो करंट अकाउंट डेबिट होना है,
ठीक है, एल का करंट अकाउंट होगा डेबिट टू आर, आर का क्या क्रेडिट होगा, आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख दी है। अब गुडविल ऑफ द फर्म हमें पता है कितनी है, 4,50,000। तो एम का देखो फ्रैक्शन का आंसर है ना 1/40, तो 1/40 इंटू 4,50,000 आप यहाँ पर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 11,250। एल का करंट अकाउंट हमें पता है 90,000 से होगा, गुडविल ऑफ द फर्म से इसके शेयर को मल्टीप्लाई करा था। और आर का देखो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल दोगे, ठीक है, हम एमसीक्यू कर रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं है, तो आर का बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे, आ जाएगा 1,01,250। तो ये आपके पास जर्नल एंट्री आ गई। अब जो भी ऑप्शन इस जर्नल एंट्री को मैच करेगी वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। ठीक है, अब आप देखो इसमें ना हमने तो पूरी जैसे कर ली सॉल्व, मान लो आपने सिर्फ जर्नल एंट्री लिखी है लेकिन अमाउंट्स नहीं निकाले अभी, ठीक है, सिर्फ आपको ये पता है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो आप चेक करो, जो एल का करंट अकाउंट डेबिट है और एम का जो कैपिटल अकाउंट डेबिट है वो सिर्फ ऑप्शन बी ही है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐसी है ही नहीं जिसमें एल का करंट अकाउंट भी डेबिट है और एम का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट है। ठीक है, तो अगर आप बिना अमाउंट के भी जर्नल लिखते हो तो भी आपका ऑप्शन बी ही बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th कह रहा है शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी चार्ज एट 12% पर एनम। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर शर्मा विड्रू 6,000। देखो सिंपल है, आपने क्या करना है 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100, और क्वेश्चन साइलेंट हो तो एवरेज पीरियड 6 ले लेना। ठीक है, तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका देखो सीधे सीधे 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, 6 6 36 और 1 0, तो हमारा आंसर आ रहा है 360, ऑप्शन सी। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th है, व्हेन अ कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। देखो ये कह रहा है कि जब हम पैसा रिफंड करते हैं वो वाली जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है जब हम पैसा रिफंड करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम पैसा रिफंड करते हैं तो टू बैंक अकाउंट करते हैं। ठीक है, पैसा रिफंड कर रही है कंपनी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन डेबिट क्या होता है, ठीक है, डेबिट होता है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जब आप सेकंड एंट्री करते हो ना इशू ऑफ शेयर चैप्टर की, बिल्कुल सेकंड एंट्री, पहली एंट्री तो होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अब जब हम पैसा रिसीव करते हैं। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, इस एंट्री में ना टू शेयर कैपिटल भी होता है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं ये जो सेकंड एंट्री है जब रिफंड वाली एंट्री करते हैं इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट है, तो इसमें शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 10th है, शुभम लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 3,80,000 फ्रॉम गणपति लिमिटेड, द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 3,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, देखो 3,000 शेयर्स हमने पेमेंट के तौर पर 3,000 शेयर्स दिए और एक शेयर कितने में लगा दिया, 110 का लगा दिया, क्योंकि 100 के शेयर पे अगर 10% प्रीमियम है तो 10 रुपये फालतू हैं। तो कितने के शेयर्स हमने दे दिए, हमने दे दिए 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 110, यानी कि 3,30,000 के हमने शेयर्स दे दिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इन द बैलेंस बाय इशूइंग अ चेक, द अमाउंट ऑफ चेक इशूड इन फेवर ऑफ गणपति लिमिटेड। तो कह रहे हैं चेक का क्या अमाउंट था, हमें 3,80,000 देने थे। ठीक है, और 3,30,000 के शेयर्स दे दिए तो बचे कितने 50,000, तो चेक कितने का देंगे 50,000 का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पूजा लिमिटेड इशूड 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर। ठीक है, तो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू 30 का प्रीमियम है। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रीमियम अमाउंट वॉज पेएबल ऑन अलॉटमेंट एंड द रिमेनिंग हाफ वॉज पेएबल ऑन फर्स्ट कॉल। तो प्रीमियम कहाँ कहाँ देना है, आधा अलॉटमेंट पे और आधा फर्स्ट कॉल पे। राजा टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसने कहाँ पैसा नहीं दिया, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, इसने खाली फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो अगर इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया तो यानी कि इसने प्रीमियम कितना नहीं पे करा, आधा प्रीमियम पे नहीं करा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट तो पे करी है। ठीक है, और क्वेश्चन भी यही है, हिज शेयर्स आर फॉरफीटेड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, द अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वॉज। आपको एक बात याद होगी, फॉरफीचर के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उतने अमाउंट से ही डेबिट करना था जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी ने रिसीव नहीं करा। ठीक है, तो कंपनी ने कितना प्रीमियम रिसीव नहीं किया, 15 रुपीज़ रिसीव नहीं करे, क्योंकि 30 रुपीज़ टोटल है। अलॉटमेंट उसने पे करी है, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपीज़ का प्रीमियम ड्यू था, वही उसने पे नहीं करा। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। जो प्रीमियम उसने पे नहीं करा उतने से सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है फॉरफीचर की एंट्री में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,500।
12th करेंगे, ये वाला भी ध्यान से करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। कह रहे वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है, फेस वैल्यू पता है, प्रीमियम बता दिया। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन की डेटा गिवन है 8 इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, अलॉटमेंट में 8 इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम। ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, 1 लाख के लिए मंगाया था, मिले कितने, 1,50,000 का एप्लीकेशन मिला। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट है। कह रहे मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड विद एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वॉज। देखो इसमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा कंपनी को मिला ये पूछा जा रहा है। तो एक गलती तो बच्चे ये कर सकते हैं, सीधा लिख देंगे भाई 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपीज़, क्योंकि एप्लीकेशन पे 8 रुपीज़ कंपनी ने कॉल करें। ठीक है, तो आप जब 15 करोगे आपका आंसर 12 लाख आएगा और ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, जो कि गलत होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, हमें ये समझना है। देखो इसमें ये चक्कर क्या है कि जो मोहन है ना, इसने एडवांस दे दिया सारा। ठीक है, इसने खाली एप्लीकेशन मनी नहीं दिया, इसने सारा शेयर का फेस वैल्यू, प्रीमियम, सब कुछ इसने पे कर दिया। तो अब आपने क्या करना है कि मोहन को ना और सारे एप्लीकेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में लिख दो। ठीक है, तो आपको देखो कैसे लिखना है। 1,50,000 में से 4,000 मोहन के ना, तो 1,46,000 एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, और 4,000 की हमने दूसरी कैटेगरी लिख ली जो कि मोहन है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1,46,000 लोग जो है इन्होंने कुछ एडवांस नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ क्या दिया, एप्लीकेशन मनी दिया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन 8 की है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 पे, तो 1,46,000 लोगों ने एप्लीकेशन पे 8 रुपये दिए, लेकिन जो मोहन है इसने 4,000 शेयर पे कितने पैसे दे दिए, पूरे के पूरे पैसे दे दिए, 10 रुपये शेयर के भी, 8 रुपये प्रीमियम के भी। तो इसने कितने दिए, इंटू 18। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन पे ये अमाउंट रिसीव होगा। 1,46,000 इंटू 8 आप करोगे, प्लस 4,000 इंटू 18 करोगे, तो ये आपका कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, 11,68,000 प्लस 72,000, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कह रहे हैं लॉस जब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जब हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर लॉस आता है तब क्या करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं भाई डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, जर्नल पे क्या इफेक्ट है, कुछ इस टाइप के ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो कह रहे कौन से अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में डेबिट होंगे, या ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं है, एडमिशन से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, तो न्यू पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, और डी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे क्या। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी लॉस होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं ओल्ड रेशो में, तो इसका आंसर है ए। 14th है अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 60,000 ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख, इट्स गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी। देखो नेट एसेट्स का मीनिंग होता है कैपिटल एम्प्लॉयड के बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो आपको गुडविल कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल जो एक्चुअली में इन्वेस्टेड है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 12 माइनस एक्चुअल कैपिटल क्या इन्वेस्टेड है बिजनेस में, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 5 लाख, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे आएगा 5 लाख माइनस 4 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 15th। देखो ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये लाइक सही हो जाएगा, बट इसमें कई बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, तो ये ध्यान से करेंगे। कह रहे ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ए अनीशा एज गेन इन 1/5 वाइल एच सैक्रिफाइसेज 1/5, तो दोनों पार्टनर्स का गेन और सैक्रिफाइस गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडजस्ट द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री हमने याद कर रखी है, क्या एंट्री याद कर रखी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, ये एंट्री हमने यूजुअली याद कर रखी होती है क्वेश्चन जब भी आते हैं। तो जनरल रिजर्व गिवन है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है,
पी एंड एल का डेबिट मतलब क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है लॉस, पी एंड एल का क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट। तो आपको डेटा गिवन है और फिर वो एडजस्टमेंट एंट्री की बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। तो इसको ना ध्यान से समझते हैं ज़रा एक बारी रफ शीट पे। देखो जनरल रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 10,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। ये 10,000 क्या आ रहा है, नेगेटिव फिगर आ रही है क्योंकि पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा है। तो जो एंट्री हमने सीख रखी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये तब एंट्री करते हैं जब हमें एक प्रॉफिट की फिगर को बांटना होता है, ठीक है। हमें प्रॉफिट की फिगर बांटनी होती है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन अगर ये ऐसे नेट इफेक्ट लॉस आ जाए, नेगेटिव फिगर आ जाए, तो ये एंट्री उल्टी लिखनी है, ठीक है। तो तब हम एंट्री लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। मतलब एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और अब आप देखो डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट क्या आएगा, 10,000 नहीं लिखना, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, जो गेन और सेक्रीफाइस का शेयर है। तो 10,000 इंटू 1/5 करोगे, आपका आंसर आएगा 2,000। तो सेक्रीफाइसिंग डेबिटेड टू गेन, और अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 2,000, ठीक है। तो ये एंट्री आपको ढूंढनी है क्वेश्चन में। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है भाई, एच है, हरित सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और गेनिंग कौन कर रहा है, ए, अनीशा गेन कर रही है। तो हरित टू अनीशा 2,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी ऑप्शन मिलेगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की क्या है, सी, ठीक है। डेबिट हरित बाय 2,000 एंड क्रेडिट अनीशा बाय 2,000। 16th कह रहा है एल एंड एम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, जी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर अ 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहे हैं। देखो इसमें ना एक तो तरीका है कि लॉन्ग मेथड हम यूज़ करें, टोटल शेयर 1 ले लें, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 - 3/13, तो ये आ जाएगा 10/13। और 10/13 को आप 7:3 में बांट दोगे, तो आपके पास आ जाएगी न्यू पार्टनर का शेयर एल और एम का आ जाएगा, और जी का तो आपको पता ही है 3/13। एक तो वो तरीका है। दूसरा ना चेक करते हैं क्या हम ऑप्शंस देखकर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। एक चीज़ ये समझते हैं ताकि हमारी स्पीड थोड़ी ठीक रहे पेपर में। तो जी का शेयर है 3/13, तो अगर आप ए ऑप्शन चेक करो तो यहाँ पे जी का शेयर है ये, तो ये कितना है 7, 3, 10 और 7, 17, तो 7/17। यहाँ पे जी का शेयर है 7/17 ए ऑप्शन में, लेकिन जी का शेयर है 3/13, तो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी में आप देखो कितना है जी का शेयर, ये जी लास्ट है ना, तो 7, 3, 10 और 3, 13, तो यहाँ पे जी का शेयर है 3/13। तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसी है जहाँ पे जी का शेयर 3/13 है तो वही ऑप्शन ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी हम श्योरिटी से नहीं बताएंगे, अभी हम सी और डी चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, 3 और 7 10 और 7 17, तो ये है 7/17। और डी में आ रहा है हमारा जी का शेयर 1/3। तो आप ध्यान से देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है 3/13 शेयर नहीं बता रही न्यू पार्टनर का, तो ऑप्शन बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमने एलिमिनेट कर दी सारी रॉन्ग ऑप्शंस, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ही बचेगी, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ आए तो आप भाई लॉन्ग मेथड से निकालो न्यू रेशो, ठीक है, तो आपको तब भी आंसर मैच हो जाएगा। 17th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी पर आ गए हैं अब हम इस पेपर के। तो एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। एजर्शन है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप। रीजन है द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। देखो को ओनरशिप और पार्टनरशिप ना एक सेपरेट टॉपिक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये इसकी ना थ्योरी थोड़ी सी रीड कर लो, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं अवेलेबल तो इंटरनेट से ढूंढना, ठीक है। अगर बुक में नहीं मिल रही, पार्टनरशिप और को ओनरशिप की थोड़ी सी थ्योरी रीड कर लो। पहले क्वेश्चन आया हुआ तो हो सकता है आगे भी आ जाए, हमारे इस साल भी आ सकता है, ठीक है। तो जो आपको लिखा है ना एजर्शन और रीज़न, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। बट वैसे कह रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ और ना आ जाए तो आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी ज़रूर रीड कर लेना। Z Limited forfeited 800 shares of 10 each on which 8 per share was called and 6 per share was paid, ठीक है। तो 2 रुपये तो नहीं मिले ना, उसी लिए फॉरफीचर हुआ होगा। तो पूछ रहा है द अमाउंट विद विच शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऑन द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स विल बी। देखो जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं ना, शेयर कैपिटल डेबिटेड, 2 फॉरफीटेड शेयर्स, 2 कॉल्स इन अरियर, आपको याद रखना है शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है वहाँ तक की फेस वैल्यू पे जहाँ पर फॉरफीचर हो रहा है, ठीक है। तो फॉरफीचर कहाँ और होगा, 8 रुपये मंगाया ना, तो पूरे 8 रुपये पर ही हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फॉरफीचर यहाँ पर कहाँ हो रहा है, 8 रुपये पर हो रहा है, क्योंकि क्लियर मेंशन है 8 पर शेयर वॉज कॉल्ड, ठीक है। तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कि 6400 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
19th कह रहा है अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड। देखो कह रहा है इशूड शेयर्स कम है एप्लीकेशन रिसीव्ड से, ठीक है, तो मतलब कि एप्लीकेशन रिसीव्ड ज़्यादा है, तो जब एप्लीकेशन रिसीव्ड ज़्यादा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और उससे रिलेटेड नीचे 4 ऑप्शंस हमारे को दिख रही हैं। कह रहे कौन सी करेक्ट है, तो भाई देखो पहली पढ़ेंगे, इसमें कह रहे हैं द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है, ठीक है, ये तो ट्रू है, तो 1 ट्रू है, तो ओनली 3, तो ऑप्शन ए गलत, ठीक है, 1 and 2, 1 2 3 and 4 1 2 3, अभी भी बी सी डी हमारे पे बची हैं। सेकंड कह रहे हैं प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग डेट्स ऑफ द फर्म, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग यही होता है जो पॉइंट 2 में लिखा है, तो 1 and 2 करेक्ट है, तो अभी भी हमारे पास बी सी डी सारी ठीक है, मतलब अभी हम कोई और एलिमिनेट नहीं कर सकते ऑप्शन। थर्ड कह रहे हैं ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल दी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ठीक है, एक बारी फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ कह रहे हैं द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अभी हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, तो फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है फोर्थ पॉइंट, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 2 and 3 जो है वो करेक्ट है। 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो देखो अगर आप ध्यान से रीड करो सारी, तो एक कह रहे हैं द कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, फिर कह रहे हैं ईच पार्टनर हैज ओनली 1 अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड, तो फिक्स मेथड में भैया आपको याद होगा हर पार्टनर के 2 होते हैं, कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट, तो ये तो कह रहा है सिर्फ एक ही अकाउंट है, तो ऑप्शन सी जो है ना ये फॉल्स है, तो वो यही पूछ रहे हैं नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो ऑप्शन सी इसकी करेक्ट है, बाकी आप रीड करोगे तो बाकी सारी ही ट्रू हैं। 22 कह रहा है ए एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:5 ऑन 1/4/2021 जी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। On the date of G's admission, the balance sheet of A and S showed a debit balance of 60,000 in P&L account, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लॉस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म, देखो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना एडमिशन के टाइम पर, तो पार्टनर ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशो में, तो ए डेबिट एस डेबिट 260 मतलब 260,000 नहीं, ए डेबिट एस डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है, ए डेबिट एस डेबिट टू P&L अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। देखो इसका ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि इवन आप बी सी डी रीड भी करोगे ना, अमाउंट्स को 2 मिनट के लिए इग्नोर भी कर दोगे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें अमर और समर को डेबिट कर रहे हैं, P&L अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही, तो आपको अमाउंट्स की टेंशन भी नहीं लेनी है, तो ऑप्शन ए इसकी करेक्ट ऑप्शन है। 23 कह रहे हैं ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 2 लाख, यानी कि पॉजिटिव 2 लाख फायदा हो गया, एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख, देखो प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करने 10 लाख से 7 लाख यानी कि 3 लाख का लॉस हो गया, तो नेगेटिव फिगर, तो नेट इफेक्ट 1 लाख का लॉस है। गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो 1 लाख का नुकसान आंसर हो गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 24 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर एज रीजन, तो एजर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन है। एजर्शन कह रहे हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन कह रहे हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये भी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो आप जब ऑप्शन देखोगे तो देखो ऑप्शन ए ही ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, इन्होंने पूछा ये करेक्ट क्या है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 कह रहा है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, देखो जनरल रिजर्व बढ़ता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, ठीक है, कौन से पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स, तो किन को मिलेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो ऑप्शन डी। स्टार्ट करेंगे 26, इसमें कह रहा है कविता एंड करण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1 ऑन 1st April दे एडमिटेड मोहित फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। द बैलेंस शीट ऑफ कविता एंड करण शोड स्टॉक एट 45,000 ऑन एडमिशन ऑफ द
न्यू पार्टनर द स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। देखो कह रहे स्टॉक की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है 45,000, बट ये ऑलरेडी 10% कम है, मतलब जो भी वैल्यू थी उससे 10% कम है, ठीक है, जो भी वैल्यू थी उससे 10% ऑलरेडी कम दिख रहा है। तो इसको हमें ठीक करना है, तो ये ठीक कौन होगा भाई, ये एक तो ठीक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। दूसरी चीज़ आप खुद सोचो, अगर स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी कम है तो हमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो स्टॉक डेबिट होगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो यहीं गलत है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि किस अमाउंट का 10% निकालें, ठीक है। अगर आप ओरली कर सकते हो ना, तो ओरली मैं समझा देता हूँ कि ये इसका आंसर हमें सीधा दिख रहा है कि 50,000 का 10% होता है 5,000, यानी कि ये 5,000 से वैल्यू कम है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे या स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो इसका फॉर्मूला कैसे है मैं वो आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू मान लो x है, तो x में से 10% हमने माइनस करना है, तब जाके हमारा आंसर जो आ रहा है 45,000 आ रहा है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 90x/100 है, ये 45,000 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 9 5 5 के और ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका x आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो सिंपल 50,000 आ जाएगा, तो मतलब कि हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि 5,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 है, संगीत एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3, तो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, तो फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सैलरी टू सुमन एट 3,000 पर मंथ मतलब एनुअल के लिए क्या करेंगे इंटू 12 करेंगे, हैड बीन ओमिटेड मतलब स्किप हो गई है सैलरी देना। और आप ध्यान से देखो प्रॉफिट बढ़ चुका है, क्योंकि कह रहे हैं ना आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स बन गए, मतलब प्रॉफिट बांट दिया, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम विल बी। देखो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देखो इसको करोगे कैसे, हमें पता है पास्ट एडजस्टमेंट में जब एडजस्टमेंट एंट्री बनाते थे तो क्या होता था, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था और दूसरे पार्टनर का क्रेडिट होता था, यानी कि इसका आंसर होगा संगीत टू सुमन या फिर सुमन टू संगीत, ठीक है, यही होना चाहिए इसका आंसर। तो अब आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बची क्या है, खाली ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो अब यहाँ पर इसमें ना आपको ऐसे समझना है, देखो इसमें हम बी और डी में से ना बिना सॉल्व करे कैसे तुक्का लगाएंगे ना, मैं वो ज़रा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो हमें कैसे करेक्ट ऑप्शन पिक करनी है। आपने अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ रखा है ना, तो आपको एक तो ये चीज़ लाइक प्रैक्टिस से एक आइडिया होगा कि 3,000 इंटू 12 आता है 36,000। तो जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे ना, तो पूरा का पूरा जो 36,000 है ना, ये लॉस की फॉर्म में बटेगा सुमन में और संगीत में, ठीक है, और फिर हम उसको एडजस्ट करते थे। तो यानी कि जो ऑप्शन लाइक जो एंट्री बनती है ना, उसमें अमाउंट जो होगी ना 36,000 नहीं होगी, कुछ अलग अमाउंट होगी, क्योंकि 36,000 एडजस्ट हो जाएगा जब हम लास्ट में निकालते हैं ना, फर्म के कॉलम को ऐड करते हैं, नील बनाते हैं और एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, तो जितना भी लॉस होता है ना वो सेम अमाउंट नहीं आता, वो थोड़ा डिफरेंट आता है। तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो डी बनेगा, बाकी ये एक बारी मैं सॉल्व कर भी दिखा देता हूँ कि कैसे इसका आंसर डी आएगा। देखो भाई एडजस्टमेंट टेबल है कि आईओसी सुमन को देनी है, तो 36,000 दे देंगे सुमन को आईओसी, तो 36,000 सुमन को देंगे, तो फर्म के लिए 36,000 क्या लॉस है। अब मैंने यही बताया था कि ये जो लॉस है ना, ये पूरा का पूरा 36,000 बट जाएगा पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, 7:3 में। तो 36,000 का लॉस 7:3 में बांट देंगे, तो ये आएगा 25,200 नेगेटिव, लॉस है इसलिए नेगेटिव, और 10,800 लॉस है इसलिए नेगेटिव, और ये लॉस क्योंकि बट गया तो फर्म का कॉलम पॉजिटिव। तो अब लास्ट में जब हम कॉलम्स ऐड करेंगे ना, मैं यही समझा रहा था कि ऑप्शन देखकर, क्योंकि ये 36,000 बांटा है ना, तो जब ये एडिशन के टाइम पर 36,000 थोड़ी आएगा, डिफरेंट नंबर आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी को मैंने रिजेक्ट करा था। तो फर्म का निल, ये 25,200 नेगेटिव, ये आपका 25,200 पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को क्रेडिट करते हैं, नेगेटिव वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, संगीत टू सुमन, वही मैंने पहले भी बताया था, संगीत टू सुमन, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 कह रहा है रूपा एंड दया वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड नवीन एज न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। तो एडमिशन का क्वेश्चन है। ऑन एंड्स एडमिशन इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस फॉर विच द लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस शुड बी क्रिएटेड। देखो तो नुकसान वाली बात है,
ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन है, तो जब भी नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देंगे टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। तो अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड। आप यहाँ से जर्नल बना के देखो, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी बन रही है ना, यानी कि जर्नल में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 29 करेंगे, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। एजर्शन रीजन कहे तो एजर्शन कह रहे हैं इन केस द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 90%, ठीक है, जितने भी शेयर्स इशू कर रहे हैं 90%। कह रहा है व्हेन द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट हैज़ टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो लैंग्वेज ठीक है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ डेज है ना, बस वही एरर है, ठीक है। तो 120 डेज नहीं होते, कितने डेज होते हैं, 15 डेज होते हैं, ठीक है। 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड करना होता है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिला, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। 30th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन है, बट MCQ के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो लास्ट में मैंने पढ़ लिया, लास्ट में क्या कह रहा है, पूछ कह रहा है, पहले ना मैंने आइडिया के लिए एक बारी क्वेश्चन को लास्ट लाइन पढ़ ली क्वेश्चन की। कह रहा है अलॉटमेंट अमाउंट दैट वाज नॉट पेड बाय धर्म वाज, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर धर्म ने कितना पैसा नहीं दिया, बेसिकली वो ये चीज़ हमसे पूछ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन बिगनिंग से पढ़ेंगे, तो इससे ना बेसिकली हमें ना आइडिया हो जाता है कि क्या रेलेवेंट है हमारे ऑप्शन के लिए, आंसर के लिए, और क्या इररेलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10 lakh equity share of 10 each at a premium of 9 per share. The amount was payable as follows. तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेटा दे दिया। एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, देखो तो प्रोराटा वाला ओवर सब्सक्रिप्शन का केस गिवन है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आगे एडजस्टमेंट भी हुई है जैसे नॉर्मली होता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि धर्म को ना 600 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एक तो हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो हम निकालते हैं उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 600 मल्टीप्लाइड बाय, आप देखो 15 लाख ऊपर लिखोगे, 10 लाख नीचे लिखेंगे, ठीक है। 15 लाख अपॉन 10 लाख, ये कैसे करा भाई, मेरे को पता है अप्लाइड शेयर का आंसर ना अलॉटेड से ज़्यादा आएगा, तो मैंने 15 लाख को जान के ऊपर रखा है और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर रखा है ताकि मेरा आंसर मेरे को पता है 600 से ज़्यादा आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 900, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 900। तो अब आप ध्यान से देखो, इसने एप्लीकेशन पे 300 शेयर्स पर एक्स्ट्रा दिया क्योंकि अलॉट 600 हुए, अप्लाई 900 करें, तो इस बंदे ने सरप्लस कितना दिया एप्लीकेशन के टाइम पर, 300 शेयर पर पूरा एप्लीकेशन मनी 6 रुपये का, यानी कि 1800 रुपीज़ का इसने सरप्लस दिया, ठीक है। तो अब इसकी जितनी भी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी ना, उसमें से सिर्फ 1800 इसके आए हुए हैं ऑलरेडी एडवांस की फॉर्म में, बाकी पैसे इसको देने थे जो कि इसने नहीं दिए क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है फेल टू पे। तो इसकी हम अलॉटमेंट ड्यू निकालते हैं। एक्चुअल अलॉटमेंट ड्यू मतलब आइडियली कंपनी ने अलॉटमेंट जब ड्यू करी थी तो कितनी करी होगी, 600 मल्टीप्लाइड बाई अलॉटमेंट मनी 8 रुपीज़, ठीक है। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 4800, ठीक है, माइनस 1800 इसके एडवांस आए हुए हैं, ठीक है। तो 4800 माइनस 1800 रुपये जो एडवांस आ गए हैं, वो पैसे इसको देने थे कंपनी को अलॉटमेंट पर, और वो इसने नहीं दिए, ठीक है, वो इसने नहीं दे पाया, वो कॉल्स इन अरियर है। तो वो ऑप्शन आपको दिख गई, ऑप्शन सी है। 31 कह रहे हैं PP लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशंस फॉर 9500 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, प्रोराटा का तो चक्कर खत्म, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कह रहे रवि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो इसने 200 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका शेयर हो गए फोरफीट। मोहन टू 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, तो इसके 100 शेयर फोरफीट हो गए। तो कंपनी ने टोटल कितने शेयर फोरफीट कर लिए, 300 शेयर फोरफीट कर लिए। फिर कह रहे हैं आफ्टर वर्ड्स द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, तो अब फोरफीचर के बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगाई जा रही है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल विल बी ड्यू ऑन हाउ मेनी शेयर्स। तो भाई टोटल 9500 शेयर्स थे, इसमें से कंपनी ने 300 फोरफीट कर लिए, तो अब इनसे तो पैसे मांगेगी नहीं ना जिनको फोरफीट कर लिया, तो कंपनी पैसे मांगेगी बाकियों से, तो बाकी कितने हो जाएंगे 9200, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 32 कह रहे हैं
आर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 करोड़ डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल हमारे को गिवन है। फिर कह रहा है द कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 4 लाख शेयर्स, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 4,50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बना लेकिन 50,000 शेयर्स हो गए रिजेक्ट, ठीक है। तो वापसी हम वहीं आ गए इशू साइज पे। इशू कितने 4 लाख का, 4 लाख शेयर्स, रुपीज़ नहीं 4 लाख शेयर्स। फिर कह रहा है शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे करो कि 4 लाख में से इन 10,000 को अगर हटा दें तो 3,90,000 शेयर्स पर पूरे 10 रुपीज़ कंपनी को मिले हैं, ठीक है, पूरे 10 रुपीज़ मिले हैं। प्लस इन 10,000 शेयर्स पर कंपनी को कितने मिले, 2 रुपये नहीं मिले, फेस वैल्यू 10 है, तो इन पे पूरे 8 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो कंपनी को कितना मिला, 39 लाख यहाँ मिला, 80,000 यहाँ मिला, तो टोटल कितना मिला 39,80,000। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो केस स्टडी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी गिवन है और फिर नीचे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पूरी केस स्टडी पहले पढ़नी पड़ेगी। इसमें कह रहे हैं सन इंडिया लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो 10 रुपये फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम। प्रीमियम वॉज पेएबल ऑन अलॉटमेंट बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑल द एप्लीकेंट्स वर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। देखो एक बार हम नीचे ना क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशू साइज पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, ठीक है। तो आपको ऊपर ना कैटेगरीज गिवन है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो हम क्या करते हैं भाई, कैटेगरीज को ना ध्यान से एक बारी लिख लेते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा इशू साइज कितना है। तो इसको एक बारी रफ शीट पे हमारे को हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो तो यहाँ हम एक कॉलम बनाते हैं अप्लाइड और अलॉटेड का, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं एप्लीकेशन कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं। कैटेगरी 1 में कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स इन फुल। तो जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 1 लाख ही अलॉट हुए, ठीक है। कैटेगरी 2 में कह रहे हैं 3 लाख शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ दिस कैटेगरी। तो अलॉट हुए हैं 3 लाख और रेशो क्या यूज़ हुई है, फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड 3 शेयर्स वर अलॉटेड। तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड, यानी कि अप्लाइड का आंसर ज़्यादा आएगा ना। तो 3 लाख इंटू 5/3 कर दो तो ये आ जाएगा 5 लाख। 5/3 रेशो गिवन है 5:3, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट कह रहे हैं 8 लाख शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12 लाख शेयर्स। तो इसने तो डायरेक्ट ही दे दिया कि 8 लाख अलॉट हुए हैं और अप्लाई किए हैं 12 लाख। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 लाख, यहाँ लिख देते हैं 12 लाख। तो आपको टोटल गिवन हो जाएगा, अप्लाइड का टोटल कितना आ रहा है 18 लाख, अलॉटेड का टोटल कितना आ रहा है 12 लाख, ठीक है। तो कंपनी ने इशू कितना करा होगा, 12 लाख ही करा होगा ना, क्योंकि भाई एप्लीकेशन हमेशा ज़्यादा आ जाती हैं, अलॉटेड कम है। और क्वेश्चन में क्लियर पता चल रहा है कि अप्लाइड ज़्यादा है, अलॉटेड कम है। तो हमारा इशू साइज जो है वो 12 लाख का है, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब जो भी 12 लाख वाली ऑप्शन होगी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो 33 क्वेश्चन में देखो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक बार ही नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं 34th, जो इसी केस स्टडी से रिलेटेड है। 34th में पूछ रहे व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, ये क्वेश्चन है। तो एक बारी वापसी केस स्टडी हमारे को देखनी पड़ेगी। देखो हमें अलॉटमेंट पर निकालना है कितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया। तो उसके लिए ना एक बारी हमें ये देखना होगा कि कंपनी ने सरप्लस कितना रिसीव किया, क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है। तो कंपनी ने जो सरप्लस रिसीव किए वो कितना रिसीव किया है, टोटल 6 लाख शेयर्स पर रिसीव किया एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2 रुपीज़ गिवन है। तो कंपनी के पास एडवांस एप्लीकेशन पे कितना आया है, 12 लाख रुपीज़ का एडवांस आया, ठीक है। ये डेटा हमारे लिए बहुत क्रूशियल था आंसर निकालने के लिए। अब देखते हैं ज़रा केस स्टडी को। अब हमने देखना है भाई केस स्टडी में कि अलॉटमेंट कितने अमाउंट की है। तो अलॉटमेंट है 5 रुपीज़ की, ठीक है। और कंपनी ने इशू करें 12 लाख शेयर। तो अलॉटमेंट जो ड्यू होगी वो कितनी होगी, 12 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज़, ठीक है। तो 60 लाख की अलॉटमेंट ड्यू होगी, ठीक है। 60 लाख की ड्यू होगी। और अभी हमने देखा भाई एडवांस जो है सरप्लस वो कितना आया हुआ है, अभी हमने निकाला था कितना आया हुआ है 12 लाख रुपीज़। तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 60 लाख कंपनी ने मंगवाने थे, 12 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 48 लाख रुपीज़। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी एरियर वगैरह के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इसका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, 48 लाख रुपीज़। अमाउंट ड्यू माइनस सरप्लस, तो अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर है 48 लाख क्वेश्चन 34 का। तो 34th का डी ऑप्शन टिक कर देंगे। 35 और 36 भी केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है।
इसमें देखो क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिखा है, मैं आपको पहले ही बता दूं पूछ क्या रहा है। एक क्वेश्चन है ए रेशो बी रेशो सी पूछ रहे हैं, उससे अगला जो 36 है उसमें पूछ रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो वो ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, 1 मार्कर के हिसाब से लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 16 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखो तो ए और बी की रेशियो हमें मिल गई, ए और बी की रेशियो है कैपिटल 8 लाख रेशियो 16 लाख यानी कि 1:2, तो ए और बी की रेशियो पता चल गई। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी कि 1 साल बाद, पहले क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2018 से, तो अब 1 साल बाद कह रहे हैं सी को एडमिशन कराया है फर्म में, तो अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें कह रहे हैं ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो सी को कितना शेयर मिला 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसका पहले शेयर देखो ए का पुराना शेयर है 1/3, उसका 1/4 ये इसने दे दिया सी को। ठीक है, एंड बी सरेंडर्ड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, तो फ्रॉम वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो ऑफ वर्ड लिखा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली, कि बी ने प्लस 1/9, बी ने इसको डायरेक्टली 1/9 दे दिया। ठीक है, तो अब आप देखो ये कितना आ रहा है 1/12 प्लस 1/9 आ रहा है। ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, ये आप 36 पर निकाल देना एलसीएम, तो ये आ जाएगा 7/36। ठीक है, मैंने 36 पर निकाला है। अब आप देखो ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना है, बस वो निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए का पुराना शेयर देखो कितना है 1/3, माइनस ये इसने सी को दिया ना, तो माइनस कर दो 1/12। ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/12 ये आ जाएगा 9/36। सिमिलरली बी का हमारे को ओल्ड शेयर पता है 2/3, 2/3 में से माइनस कर दो 1/9, तो ये आ जाएगा 20/36। तो आपको न्यू रेशो क्लियर दिख रही है ए बी सी की, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो 9:20:7। ठीक है, तो हमारा ए रेशो बी रेशो सी पूछी है 35th में, तो आंसर है 9:20:7। इसी में अगला पार्ट है ए बी सी डी। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछ रहे हैं, तो ए बी सी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2020 यानी कि अगले साल हमने एक और पार्टनर लिया डी, कितने शेयर के लिए आ रहा है 16 शेयर के लिए आ रहा है। फिर कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन की रीडिंग। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2021 ई वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल द पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब देखो हमें तो ए बी सी डी पूछ रहा है ना, तो यहाँ से आगे का क्वेश्चन जो ई का एडमिशन है वो इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे आंसर को लेकर, तो आपने सीधा करना है इसमें टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना ले लेना है। ठीक है, टोटल शेयर ऑफ फर्म आ जाएगा 1, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी कितना होगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी कितना होगा 1 माइनस 1/6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 9:20:7 में, तो आपके पास ए बी सी का न्यू शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालते हैं ज़रा ए बी सी का न्यू शेयर। ठीक है, तो 5/6 एक बार ये तीनों जगह लिख लेते हैं, 5/6 5/6 5/6, डी का मेरे को पता है 1/6। 5/6 को बांटना है इस रेशो में ए बी सी में, तो ये टोटल कितना आ रहा है 36, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/36 से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे 20/36 से, सी को मल्टीप्लाई करेंगे 7/36 से। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर तो हमारा आ रहा है 216। ठीक है, तो 5 9 = 45, बी का कितना आ रहा है 5 × 20 100/216, सी का आ रहा है 35/216, डी का कर देंगे 36/36 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 36/216। तो ए बी सी डी की रेशो क्या आ जाएगी 45:100:35:36, तो ये जो भी ऑप्शन होगी वो हमारी करेक्ट हो जाएगी 45:100:35:36। ठीक है, तो एक बार ये ऑप्शन देख लेते हैं 35 और 36 की। तो क्वेश्चन आपके सामने 35 और 36। 35 का मैंने सॉल्व करा था, अभी ए आया था, और 36 का सॉल्व करने में हमारा ऑप्शन बी आ रहा था। ठीक है, तो 35 36 हो गया। अब मूव करेंगे पार्ट 2 पेपर के। ठीक है, पेपर का पार्ट 2 पे 37 कह रहे हैं द रेशियोज दैट एनालाइज प्रॉफिट इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा रिलेटेड लग रही है आपको चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो किससे रिलेटेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, और प्रॉफिट्स। ठीक है, तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑप्शन है, टर्नओवर, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।
38 है, बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन लिक्विड करंट एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कंसिडर्ड बेटर देन द करंट रेशियो एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन मेजर करने के लिए इनमें से हम कौन सी रेशियो यूज़ कर सकते हैं? डेट इक्विटी नहीं कर सकते, प्रोप्राइटरी नहीं, आईसीआर नहीं, तो एसेट टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये वही है अपनी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एसेट टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो ही मीनिंग है। 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ शेयर होल्डर फंड्स टू नेट एसेट्स। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सिंपल है, टू मतलब शेयर होल्डर फंड्स अपॉन नेट एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, डेट इक्विटी नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। 40th कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ट्रेड रिसीवेबल। देखो अगेन एक फॉर्मूला है जिसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ट्रेड रिसीवेबल्स आता है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 41 एक और एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रही है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो देखो भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होती है ना, वो आपकी डेट पे ऑफ कर पाओगे या नहीं पे ऑफ कर पाओगे उस बारे में नहीं होती, उसके लिए तो हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो होती है। ठीक है, तो आर इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 42 में देखो मैचिंग करनी है, आपको दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो मैचिंग करनी है। ठीक है, जैसे 40 देखो इसमें 42 कर रहे हैं ना हम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप किससे मैच कराओगे? पेटेंट्स को किससे मैच कराओगे? ठीक है, तो जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट को ई से कर सकते हैं, पेटेंट्स को हम किससे कर सकते हैं? इंटेंजिबल एसेट से। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है करंट एसेट। एडवांसेस मतलब पैसा दे रखा है। ठीक है, ये याद रखना, पैसा लिया नहीं हुआ, पैसा दे रखा है, तो ये करंट एसेट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म लिखा है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये जो मैंने बोले हैं ना, इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन पिक करनी है। ठीक है, मैचिंग करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए है जिसमें सारी कंडीशंस हमारी मैच कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। करंट रेशियो गिवन है 3/1, करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ओरली भी निकाल सकते हैं। करंट रेशियो आप लिखो 3/1, करंट एसेट्स की जगह सी ही लिखे रहने दो, करंट लायबिलिटी की जगह 4 लाख लिख दो। ठीक है, तो ये 4 लाख इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 लाख इसका आंसर आ जाएगा। करंट एसेट्स 12 लाख। 44th कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 3/4 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 60 लाख, देखो उसने सेल्स तो दे ही दी, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हमें फॉर्मूला याद है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, तो आपको समझना है जब भी 25% लिखा है ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब है ये नेट सेल्स का 25% जो है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अगर हमें निकालना है तो 60 लाख का 25% आप निकाल दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी 15 लाख इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अ कंपनी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे दी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे दिया 8 लाख, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दे दी, फाइनेंस कॉस्ट दे दी, डेप्रिसिएशन दे दिया। पूछ कह रहे भाई प्रॉफिट पूछ रहा है बिफोर टैक्स। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक तो मैं ये समझा देता हूँ ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से। आपको एनालिसिस वाली बुक का जो चैप्टर है ना, हेडिंग सब हेडिंग वाला, उसमें बाद में ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक लाइक P&L अकाउंट का ना एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का आपको एक फॉर्मेट गिवन है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर मुश्किल नहीं है, 20 लाख में से माइनस करनी है ये सारे एक्सपेंसेस, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, वो टेबल देख लेना, हेडिंग सब हेडिंग चैप्टर में गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी 11,50,000। 46 स्टार्ट करते हैं। ये एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। एजर्शन कह रहे हैं सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश डज नॉट इफेक्ट डेट इक्विटी रेशो। तो एजर्शन स्टेटमेंट कह रहा है कि जब हम गुड्स बेचते हैं कैश पे, तो एक तो हमारा स्टॉक कम हो जाता है, स्टॉक कम हो जाता है और कैश बढ़ जाता है। ठीक है, तो ना इक्विटी पे इफेक्ट पड़ा ना डेट पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, और रीजन में भी वो यही क्लैरिफाई कर रहा है कि नीदर इफेक्ट डेट नॉर इक्विटी, मतलब पहले उसने एजर्ट करा और रीजन में उसने बता दिया ना डेट पे इफेक्ट पड़ेगा ना इक्विटी पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कहीं और इफेक्ट पड़ेगा। तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 47 भी एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। एजर्शन है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे को पता ही है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 होता है, लाइक ये माइनस हो रहा है ना, इसको इधर जाके भेजोगे प्लस हो जाएगा, तो ये तो ट्रू है, तो एजर्शन तो करेक्ट है। रीजन कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो इज कंप्यूटेड टू रिवील द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन प्रोडक्ट्स सोल्ड। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑपरेटिंग रेशियो से हमें पता क्या चलता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो से मार्जिन नहीं पता चलता। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स की। ठीक है, कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स का पता चलता है उससे, तो मार्जिन का नहीं पता चलता, तो रीजन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। आपको ना फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर में जितनी रेशियो है सबके फॉर्मूला पता होने चाहिए, सबकी डेफिनेशन रीड करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू आ गया और आपने थ्योरी रीड नहीं करी हुई तो भाई बहुत मुश्किल है फिर करेक्ट आंसर पिक करना एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए अपने पेपर के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू है, कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 सोमा लिमिटेड अर्नड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है। द कंपनी हैज़ ए लॉन्ग टर्म 10% डेट ऑफ 50 लाख। ठीक है, तो कंपनी पे भाई 10% डेट है, लॉन्ग टर्म डेट 50 लाख है, तो इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। 50 लाख का 10%, 5 लाख इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्स रेट 40% है। दो पूछ क्या रहा है, द ICR ऑफ द कंपनी विल बी, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भाई काफ़ी लेंदी वे से सॉल्व होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसको निकालने का। तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, इसमें हम लाइक करेंगे क्या, ठीक है, जिनको आता है वो तो लाइक फटाफट कर देंगे ना, फॉर्मूला वगैरह तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व कर देंगे। मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करना होता है इंटरेस्ट, फिर माइनस करना होता है टैक्स, तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद हमारे पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं पता, एक्स ले लिया, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या आएगा 5 लाख, 50 लाख का 10%, माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स किस अमाउंट में लगेगा भाई, टैक्स लगेगा 40%। ठीक है, टैक्स लगेगा 40%, किस पे लगेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, इसमें से जो हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट कितना है हमारा 5 लाख। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, एक्स माइनस 5 लाख माइनस 40%, इस पे हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ अंदर क्या आएगा, एक्स माइनस 5 लाख इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी है, एक बारी मैं इसको साफ सुथरा रफ शीट पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को एक्स लिया, माइनस लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट निकाला वो माइनस किया, फिर टैक्स निकलता है इंटरेस्ट कटने के बाद वाले अमाउंट पे, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला एक्स में से इंटरेस्ट काटा, फिर वो जो नया अमाउंट आया उस पर टैक्स लगाया 40%, तो हमारा आंसर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है एक्स के लिए। ठीक है, ताकि हमारे को पता चल जाए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, फिर हम ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लेंगे। तो ये माइनस का 5 लाख उधर जाके प्लस होगा तो वो 11 लाख आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करना समझा रहा हूँ, जिसकी स्पीड है वो तो फटाफट सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये माइनस ये 40% इंटू एक्स, ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 40% इंटू 5 लाख। ठीक है, ये ऐसे होगा, तो यहाँ 0 से 0 कटा। ठीक है, तो ये 10x माइनस 4x, इसको और इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 6x अपॉन में 10। ये कितना आ रहा है भाई 2/5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो प्लस का 2 लाख इज इक्वल टू 11 लाख। ठीक है, तो अब ये 2 लाख उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 6x/10 इज इक्वल टू 9 लाख। ये 10 इधर जाएगा, 6 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x हमारे पे कितना आ जाएगा 90 लाख डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 15 लाख रुपीज़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा 15 लाख आ जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछ रहा है, यहीं पर निकाल देते हैं साइड पर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट है 5 लाख, तो 15 लाख अपॉन 5 लाख हमारा आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। हमारा आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स इस क्वेश्चन का। 48 की ऑप्शन बी करेक्ट है, ये मैंने सॉल्व करके समझा दिया। तो हमारा कंप्लीट पेपर डन है। ठीक है, अब आगे जो है वो कंप्यूटर वाला पार्ट स्टार्ट है। ठीक है, तो वो तो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है,
तो पेपर डन है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं क्लियर है तो कमेंट्स में डाउट पूछो, ठीक है। कोई सजेशन है तो वो भी आप मेंशन करो, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। बाकी तैयारी ऐसे ही करते रहो, ठीक है। PYQ सॉल्व करते जाओ, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और बहुत ही लाइक अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।